Hello and welcome to my channel Project PMYP. This is a series for EPF for 2023 which is going to be held on 2nd of July. Already 5 lectures upload हो चुके हैं. Today is the 6th lecture और आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, हमारे शेड्यूल्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में. ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से. फर्स्ट आर्टिकल हियर इज आर्टिकल 14. ये तो सबने सुना होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. क्या कहता है आर्टिकल 14? The state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. अब इसकी यहाँ जरूरत क्यों पड़ी? देखो, आपके दो लोग होते हैं, एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉयर. तो ये दोनों दे बोथ आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. ठीक है, अब इससे एक छोटा सा क्वेश्चन, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका लिया गया है यूएसए से, और इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका कहाँ से लिया गया है? यूके. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बनानी है आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. सो आर्टिकल 14 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज आर्टिकल 15. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजंस ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. ये आर्टिकल की क्या जरूरत है यहाँ पे कि मान लीजिए हमने कोई एस्टैब्लिशमेंट बनाया, कुछ कंपनी बनाई ए नाम से. ठीक है, अब इस कंपनी में मुझे हायर करना है एम्प्लॉयज. तो क्या मैं केवल फीमेल एम्प्लॉयज को हायर कर सकती हूँ? क्या मैं एक पर्टिकुलर किसी कास्ट के एम्प्लॉय को हायर कर सकती हूँ? ऐसा नहीं है. अगर ऐसा करते हैं देन वी आर वायलेटिंग आर्टिकल 15 which states that we cannot discriminate against religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. ठीक है, नेक्स्ट 19C. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees to all the citizens the right to form associations and unions or cooperative societies. 19C हमें गारंटी करता है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई एक इंसान को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी फॉर्म में काम कर रहा है, उसको कोई दिक्कत है, वो जाता है मैनेजर के पास. मैनेजर हो सकता है उसकी बात माने या ना माने, बट अगर ये प्रॉब्लम अगर 2-3 लोगों को है और वो तीनों जो है अलग अलग से जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो शायद बात ना माने. बट ये तीनों चारों लोग अगर एसोसिएशन बना के अपनी बात को एक साथ में रख रहे हैं तो उनकी बात सुनी जा सकती है. ठीक है, ये आपका 19C में है कि वी हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 21 जिसको कई बार कई तरीके से इंटरप्रेट किया गया है. इसमें राइट टू प्राइवेसी तक इंक्लूड कर दी गई है. सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसमें एक फेमस केस है पुट्टा स्वामी केस. आप उसके बारे में कमेंट डाउन करो कि पुट्टा स्वामी केस इज रिलेटेड टू व्हाट. ठीक है, राइट टू लाइफ में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में किस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पुट्टा स्वामी केस में सामने रखा है. नेक्स्ट आर्टिकल 23. ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बिगाड़ and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention to this provision shall be an offense punishable in accordance with law. यहाँ पे बिगाड़, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स या फोर्स लेबर को साफ साफ प्रोहिबिट किया गया. इस आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो एंशिएंट और मेडिवल पीरियड है, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड है और आज का मॉडर्न एरा है, यहाँ पे क्या था कि हमारे पास राइट टू लाइफ भी नहीं था और राइट टू वर्क भी नहीं था. ठीक है, यहाँ पे स्लेव्स की तरह ट्रीटमेंट दी जाती. तो स्लेव्स की तरह ट्रीटमेंट ना दी जाए, जितने काम कराया जाए उतना वेज दिया जाए. इस वजह से बिगाड़ और फोर्स लेबर का कॉन्सेप्ट लाया गया. ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बच्चों की तस्करी कर दी जाती थी. छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चे, दे वर्क इन द बैंगल फैक्ट्रीज. इन सबको रोकने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 23 लाए. नेक्स्ट इज आर्टिकल 24. नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी तरह के माइन फैक्ट्री में एंगेज नहीं कर सकते या किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं कर सकते. 38 फर्स्ट, ये आपका आ गया डीपीएसपी के अंडर. डीपीएसपी का किस आर्टिकल से शुरू है? ठीक है, बताइए डीपीएसपी किस आर्टिकल से शुरू है? द स्टेट shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effectively as it may be social order in which justice, social, economic and political shall inform all the situations in national life. किस किस तरह का होना चाहिए?
जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ पीपल, ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्टेट को वेलफेयर ऑफ पीपल की तरफ काम करना चाहिए, ठीक है, और सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जस्टिस सबको मिले, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल नंबर 38(1). ये किस लिए है, प्रमोशन का वेलफेयर ऑफ पीपल, और सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है उनके जुडिशियल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। नेक्स्ट 38(2), the state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not only amongst individuals but amongst a group of people residing in different areas or engaged in different vocations। इसमें क्या है कि इनक्वालिटीज इन इनकम को मिनिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। ये नहीं कि हमारा जो हाई क्लास है वो एकदम ही हाई क्लास हो जाए और जो लोअर वर्ग है वो एकदम से ही उसका डाउनफॉल हो जाए, नहीं। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करना है, चाहे वो इकोनॉमिक गैप हो, चाहे वो डिजिटल गैप हो, हर तरह के गैप्स को यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि इनकम के गैप को मिनिमाइज करना है। ठीक है, इट इज आर्टिकल नंबर 38(2), सब क्लॉज 2। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। The state shall in particular direct its policies towards securing right to an adequate means of livelihood to all the citizens। Right to an adequate means of livelihood to all the citizens, ये है आपका आर्टिकल नंबर 39, ये भी DPSP का पार्ट है। नेक्स्ट 39D, health and strength of the workers irrespective of whether men or women or children shall not be abused or manipulated। कि कोई काम कर रहा है, उसकी तबीयत खराब है, फिर भी उसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ और स्ट्रेंथ दोनों को ध्यान में रखना है। ये आपका लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 39D। नेक्स्ट है 39E, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी एंटर ऑक्यूपेशंस अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। कोई 6 साल का बच्चा है और उससे आप अगर बैंगल्स इंडस्ट्री के हाई फर्नेस टेम्परेचर में काम करा रहे हो, दैट इज नॉट हिज राइट, ही इज बीइंग अब्यूज्ड। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, उसके एज के हिसाब से वो काम ठीक नहीं है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 39E पे। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 41। इट स्टेट्स It directs the states to secure right to work, education and public assistance in certain cases such as unemployment, old age, sickness and disablement। Right to work, इसी के अंदर आपका लाया गया था मनरेगा। ठीक है, इसी के अंदर मनरेगा है, और जैसे इंदिरा गांधी रोजगार योजना भी है राजस्थान में, जो कि अर्बन के लिए है, अर्बन बॉडीज के लिए है। ठीक है, अर्बन एरिया के लिए है। राइट टू वर्क, आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42। The state shall make own provisions for securing just and humane conditions for work and for maternity relief। काम कर रहे हैं तो ये नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, आप तब भी काम करा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए काम करने के लिए, और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए फॉर वुमेन्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43। The state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way all workers, agriculture, industrial or otherwise work in living wages, conditions of working ensuring 8D standards of life। ठीक, तो बेसिकली ये कह रहा है कि ऐसा वेज होना चाहिए, ऐसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करके चल सके इंसान। ये था आपका आर्टिकल नंबर 43। और एक और चीज़ यहाँ पे कहता है कि state shall endeavor to promote cottage industry on an individual or corporate society basis on of rural area। ठीक है, next is 43A। The state shall take steps by suitable legislation or any other way to secure the participation of workers in management of undertakings, establishments or organization engaged in any industry। ठीक है, आर्टिकल था आपका ये 43A। क्या करना है, to secure participation of workers in management। ठीक है, मैनेजमेंट में भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 47। The state shall regard the raising of level of nutrition and standards of life for its people and improvement of public health as among its primary duties। In particular, the state shall endeavor to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। ठीक है, किसका कंजम्पशन पे रोक है, ड्रिंक्स, ड्रग्स जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है, खाली मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है 47 में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। ठीक है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, पब्लिक हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है।
नेक्स्ट, अब आता है आपका शेड्यूल। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, आपको पता ही होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो तीनों लिस्ट में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है। यूनियन लिस्ट का प्रोविजन नंबर 55, रेगुलेशन ऑफ सब लेबर्स एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, रेगुलेशन ऑफ लेबर्स एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ये आपका लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में 55 नंबर पे है। 61 क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज, ठीक है। अब आता है आपका स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट नंबर 9, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ऐसा ना हो कि बेचारा काम करने में सक्षम नहीं है, कोई बीमारी है, ठीक है, उसको उसको रिलीफ चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि उससे जबरदस्ती काम करा रहे हैं, उसको थोड़ा उसके नेचर के हिसाब से आराम से काम कराएं, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट 22, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट। कॉन्करेंट लिस्ट किसके अंदर आता है, ये स्टेट और यूनियन दोनों इस पर लॉ बना सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई लॉ है जो प्रिवेल कर रहा है सेंटर में और स्टेट में है, तो सेंटर का लॉ जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा स्टेट के ऊपर। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 24 है वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन, इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सब आपका ओल्ड एज पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सब आपका 24 में है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है और यूनियन लिस्ट में क्या है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से, ठीक है। ये हमारा 6th लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि कैसे थे एशियन में, मेडिवल में। सेकंड में हमने कुछ एक्ट्स देखे, 3 एक्ट देखे थे, फैक्ट्री एक्ट देखा था, या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखा था, और उसके बाद रॉयल कमीशन देखा था। फोर्थ लेक्चर में हमने, थर्ड में हमने स्ट्राइक के बारे में देखा था, फोर्थ में हमने ले ऑफ के बारे में देखा। यहाँ आज हमारा लेक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, ये हमारा 6th लेक्चर है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज। अगर आप EPFO 2023 की तैयारी कर रहे हो, जो कि 2 जुलाई को होने वाला है, बस 2-3 लेक्चर और है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बेसिक्स खत्म हो जाएंगे और फिर हम एक एक करके सारे लॉज को रिवाइज करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।